हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विद्यार्थी गुरुकुल में। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एनसीईआरटी हिस्ट्री का 8th क्लास का 3rd चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। इस चैप्टर में सबसे पहला पॉइंट है कंपनी दीवान बन गई, यानी कि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर दिया। तो बंगाल का दीवान जो तैनात किया गया तो किसे? ईस्ट इंडिया कंपनी को। और किसके द्वारा? तो मुगल बादशाह के द्वारा। कब किया गया? 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। ये जो घटना घटी थी, मुट्ठी भर अंग्रेज थे और हिंदुस्तानियों के बीच में, और उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे। तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि मुगल बादशाह के द्वारा रॉबर्ट क्लाइव को दिया जा रहा है बंगाल की दीवानी। अब क्या है कि कंपनी जो है दीवान तो बन गई। कंपनी के अंदर, यानी कि कंपनी के क्षेत्र में, उसके अंदर उसके नियंत्रण में कुछ ऐसे भूभाग थे जिस पर आर्थिक मामलों की मुख्य रूप से वो शासक बन गई। तो मुख्य रूप से शासक कौन बनी? कंपनी बन गई। अब कंपनी जब शासक बन गई तो उसके सामने समस्या थी कि उसका शासन व्यवस्था चलाने के लिए, आमदनी को व्यवस्थित करने के लिए कोई ऐसा तरीका ढूंढना था, कोई ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे उसका जो खर्च है उसकी पूर्ति के लिए आमदनी हो। तो अब आगे कंपनी क्या करती है कि कुछ न कुछ तरीका आजमाती है जिससे कि उसका जो खर्च है उसकी पूर्ति किया जा सके, उसके लिए आमदनी हो। कंपनी को इस बात का भी भय था क्योंकि वो बाहरी थी, बाहरी शक्ति थी कंपनी, उसे सावधान रहना था क्योंकि जहाँ पर, जिस क्षेत्र पर कंपनी का अभी नियंत्रण है, वहाँ के गांव देहात में पहले से जो शासन चला चुके हैं, जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत थी और उन्हें सम्मान प्राप्त था, ऐसे लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे। जो पहले कंपनी से पहले स्थानीय सत्ता में जो लोग रह चुके हैं, उनकी शक्ति को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता है, उसे नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन उन्हें पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता है। अब आगे का पॉइंट है कंपनी की आमदनी। कंपनी दीवान तो बन गई, लेकिन फिर भी वो एक अपने आप को व्यापारी ही मानती थी। कंपनी चाहती थी कि भारी भरकम लगान वसूल किया जाए, लेकिन इसके लिए कोई वो नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। और उसकी कोशिश पूरी यही थी, कंपनी का कोशिश यही हमेशा रहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल किया जाए और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदा जाए। और यही कारण था, इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदे जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य जो था दोगुना हो चुका था। अब आगे का देखते हैं कि 1865 से पहले क्या था कि कंपनी जो है, यानी ब्रिटेन से सोना चांदी मंगवाती थी और उसी से अपना जो उसकी आवश्यकता की जो चीज़ें थी वो खरीदती थी, उसके बदले सामान खरीदती थी। लेकिन अब क्या करती थी कंपनी कि बंगाल में ही इकट्ठा होने वाले जो पैसे थे उसी से वो अपना सामान खरीदती थी, उसी से ही वो अपना चीज़ जो खरीदना होता था उसी से खरीदती थी। अब वो अपने देश से सोना या चांदी नहीं मंगवाती थी। तो इससे हुआ क्या कि बंगाल की जो अर्थव्यवस्था थी वो डामाडोल हो गई। बंगाल की जो अर्थव्यवस्था थी वो गहरे संकट में फंसती चली जा रही थी। अब क्या हुआ कि गांव के जो कारीगर थे वो गांव छोड़कर जाने लगे, क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर मजबूरी में कंपनी को देना पड़ता था, कंपनी को बेचना पड़ता था। तो इससे क्या हुआ, किसान भी अपना लगान नहीं चुका पाते थे, कारीगर की जो स्थिति थी वो गिरती चली जा रही थी, खेती का जो समस्या था, खेती भी उस समय चौपट होते चली जा रही थी। अब है कि 1770 में बंगाल में अकाल पड़ा था। उस समय 1 करोड़ लोगों की मौत हो चुकी थी। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो चुकी थी। अब अगला पॉइंट है खेती में सुधार की जरूरत। कंपनी को अब लगा कि कंपनी के जो ज़्यादातर अफसर थे, अब उन्हें लगने लगा कि खेती में भी सुधार लाना जरूरी है। तो वो क्या करते हैं, 1793 में
1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू करते हैं। ये जो अस्थाई बंदोबस्त था, ये गवर्नर जनरल थे कॉर्नवालिस उस समय। तो ये जो अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। अब देखना है कि ये अस्थाई बंदोबस्त था क्या। तो इसमें था कि राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों की मान्यता दी गई थी और उन्हें किसानों से लगान वसूल करना और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया था। तो ये जो जिम्मा सौंपा गया किसे, जिन्हें की जमींदार की मान्यता दी गई थी। तो जमींदार की मान्यता किसे दी गई, राजाओं और तालुकदारों को। ये अस्थाई बंदोबस्त में क्या था कि जो रकम थी, राजस्व की जो रकम थी, वो अस्थाई कर दी गई थी। यानी कि न इसे भविष्य में कभी बढ़ाया जा सकता था और न ही इसे कभी घटाया जा सकता था। ये हो गया राजस्व व्यवस्था, सॉरी अस्थाई व्यवस्था। अब आगे क्या है कि अब समस्या। तो अस्थाई बंदोबस्त से भी क्या हुआ कि समस्या पैदा हो गई, क्योंकि कंपनी को, अफसर को क्या लगता था कि इससे ज़मींदार, यानी कि जो लोग वसूल कर रहे हैं, और वो ज़मींदार जो हैं ज़मीन की सुधार में पूरी तरह से ध्यान देंगे, ज़मीन को सुधार करने में खर्चा करेंगे। लेकिन कंपनी जो राजस्व इतना ज़्यादा तय कर दी थी, तो इसे चुकाने में ही उनका सारा मतलब स्थिति जो ही डावाडोल होती जा रही थी। तो ज़मींदार को जब इतना परेशानी हो रही थी कि वो अपनी ज़मींदारी, उनका अधिकतर ज़मींदारी जो है, बहुत से ऐसे ज़मींदार थे जो उनकी ज़मींदारी जो है छीन ली गई, क्योंकि वो उतनी राजस्व को चुका नहीं पाते थे। अब आगे क्या हुआ कि 19वीं सदी के पहले दशक में, 19वीं सदी के पहले दशक में क्या हुआ, हालात में थोड़ा सुधार आया। धीरे धीरे खेतों में खेती जो हो रही थी, वहाँ भी वहाँ की स्थिति भी सुधारने लगी। जमींदारों की आमदनी में भी थोड़ा सुधार आया। लेकिन कंपनी को लग रहा था कि इससे हमें तो कोई फ़ायदा नहीं है। जब खेती में सुधार हुआ, ज़मींदारों की स्थिति में सुधार हुआ, तो हमारी स्थिति में क्यों नहीं सुधार हुआ, मतलब कंपनी की जो फ़ायदा था वो और ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ा। तो कंपनी जो थी पहले ही इतना ज़्यादा राजस्व तय कर चुकी थी, तो उस राजस्व में अब वृद्धि नहीं किया जा सकता था। तो ये समस्या सामने आ गई कंपनी के सामने। अब आगे का पॉइंट है एक नई व्यवस्था। तो इसमें क्या होता है कि 19वीं सदी की शुरुआत में क्या होता है कि अब कंपनी के जो बहुत सारे अधिकारी हैं, वो सोचते हैं कि ये जो अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया है, राजस्व जो बंदोबस्त लागू किया गया है, इसे दोबारा बदलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो हम तो कंपनी जो है वो राजस्व तय कर दी, निश्चित कर दी, लेकिन खेती में, किसानों में, ज़मींदारों की स्थिति में तो सुधार हो रही है, लेकिन उनके स्थिति में तो कोई और ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है। जितना वो किए थे बस उतना ही पैसा, उतना ही आमदनी उनको हो रही है। अब उनका शासन, व्यापार चलाने के लिए जो खर्चा हो रहा था, पैसों की ज़रूरत थी, तो इसे अस्थायी रूप से जो राजस्व तय किया गया है उससे काम नहीं चलेगा। बंगाल की प्रेसिडेंसी उत्तर पश्चिमी प्रांतों में के लिए होल्ट मैकेंजी जो थे नामक अंग्रेज एक नई व्यवस्था लागू करते हैं। अब नई व्यवस्था जो लागू किया गया किसके द्वारा, तो होल्ट मैकेंजी के द्वारा। कब लागू किया गया, 1822 ईस्वी में। इसके तहत क्या हुआ कि जो राजस्व वसूल करने का जो काम था या फिर कंपनी को जो अदा करना था, वो काम किसे सौंपा गया, तो ये काम गांव के मुखिया को सौंपा गया। और इस व्यवस्था को महलबारी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। अब हम देखेंगे कि ये महल क्या था। तो ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल एक राजस्व इकाई थी। यह एक गांव या गांवों का एक समूह होता था। आगे देखते हैं मुनरो व्यवस्था। इसमें क्या होता है कि ब्रिटिश जो है उनके नियंत्रण में जो क्षेत्र था, जैसे दक्षिणी भारत इलाकों में अस्थायी बंदोबस्त की जगह वो नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास कर रही थी। तो अब वो कंपनी सोच रही थी कि जहाँ अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया है वहाँ कोई नई व्यवस्था भी शुरू करना चाहिए। इस व्यवस्था को विकसित किया गया, इसे रैयतवाड़ी का नाम दिया गया।
रैयतवाड़ी व्यवस्था को कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इसे आजमा कर देखा, यानी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को जो आजमाया गया था तो किसके द्वारा? कैप्टन अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। मुनरो के द्वारा क्या हुआ? टॉमस मुनरो के द्वारा इस व्यवस्था को विकसित किया गया था। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी ये कब हुई थी? तो 1792 ईस्वी में ये हुआ था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में इसके पहले हम देखें कि अस्थायी बंदोबस्त में तालुकदारों और राजाओं को जमींदार की मान्यता दी गई थी। उन्हें काम सौंपा गया राजस्व वसूलना और कंपनी को देना। फिर आया महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था में ये काम सौंपा गया गांव के मुखिया को। अब आया रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में ये जो काम सौंपा गया राजस्व वसूल करना और कंपनी को देना, ये जो है सौंपा गया कि रैयतों को। रैयत का मतलब हुआ किसान। तो इस व्यवस्था में रैयतों को ये काम सौंपा गया था। अब आगे का हम देखते हैं कि टॉमस मुंडो को ये भी लगता था, टॉमस मुंडो को ये मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करना चाहिए, यानी कि जो किसान हैं उसे अपने बच्चा समझना चाहिए, अपना संतान समझना चाहिए, और अंग्रेज जो हैं उनकी पिता के समान हैं। अब आगे का पॉइंट देखते हैं। सब कुछ ठीक नहीं था। अब इस तरह से नई व्यवस्था लागू हो गई, लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक नहीं था। क्यों? क्योंकि जो इतना ज़्यादा सबसे पहले जो अस्थाई बंदोबस्त में इतना अधिक रकम, इतना अधिक राजस्व जो तय कर दिया गया था, तो हुआ क्या कि वहाँ के जो किसान थे गांव छोड़कर जाने लगे, वहाँ के जो कारीगर थे वहाँ से हटने लगे। तो क्या हुआ? गांव जो है वहाँ का वीरान हो गया था। अब आगे देखते हैं कि यूरोप के लिए फसलें। अब अंग्रेज़ों को ये भी महसूस होने लगा कि सिर्फ ये राजस्व से ही हमारा काम नहीं चलेगा, अब यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से कुछ फसल भी होना चाहिए। यहाँ के लोगों से फसलें पैदा किया जा सकता है। 18वीं सदी में क्या होता है कि कंपनी ने अफीम और नील की खेती के लिए लोगों को मजबूर किया। तो 18वीं सदी में अफीम और नील की खेती के लिए पूरा जोर दिया, मजबूर किया, और 150 साल तक क्या अंग्रेज़ क्या करती है कि नील और खेती के लिए बहुत सारे ऐसे विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए उन्हें किसानों को मजबूर करती है, किसानों को बेबस करती है। जैसे हम देखते हैं बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत यानी अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश, वहाँ पर गन्ना, पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र में व पंजाब में कपास और मद्रास में चावल। तो इस तरह का फसल के लिए अंग्रेज जो है किसानों को मजबूर करती है। आगे देखते हैं, क्या रंग का भी कोई इतिहास था? यहाँ हम देखते हैं कि भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा कलमकारी छापे का निर्माण किया गया था। ये जो कलमकारी छापा जो हुआ था शुरू कब हुआ था? तो 20वीं सदी में। ये कब हुआ था? 20वीं सदी में हुआ था। अब है मॉरिस कॉटन छापा। ये जो है उसी समय ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम जो मॉरिस थे वो क्या थे? ब्रिटेन के कवि और कलाकार थे। इनके द्वारा मॉरिस कॉटन छापा का निर्माण किया गया था। ये कब किया गया? 19वीं सदी में। इन दोनों छापे में मेन एक ही बात समान थी, एक बात बिल्कुल सेम थी कि दोनों में ही क्या था? गहरे नीले रंग का प्रयोग किया गया था। अब हम आगे देखते हैं भारतीय नील की मांग क्यों थी। तो भारतीय नील की मांग क्यों थी? नील का जो वहाँ पर यूरोप में नील का बहुत ज़्यादा मांग था। तो क्यों मांग था? क्योंकि नील से जो कपड़ा का रंगा जाता था वो बहुत ही अच्छा कलर आता था, नीला, गाढ़ा, सुंदर, चमकदार होता था। नील जो होता था ये उष्णकटिबंधीय इलाकों में होता था। और 13वीं सदी में क्या हुआ कि यहाँ पे इटली, फ्रांस और ब्रिटेन
कि जो कपड़ा उत्पादक थे या कपड़े के जो रंगने वाले थे वो भारतीय नील का इस्तेमाल करते थे। उस समय भारतीय नील की जो बहुत थोड़ी सी मात्रा ही थी, यानी कि उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा में यूरोपीय बाज़ारों में पहुंचती थी और महंगा भी बहुत ज़्यादा था। जब महंगा बहुत ज़्यादा था तो वहाँ के जो अन्य यूरोप के जो अन्य कपड़ा उत्पादक या फिर कपड़े जो रंगने वाले थे वो एक बोर्ड नामक पौधा पर निर्भर रहने लगे। बोर्ड जो था पौधा वो शीतोष्ण इलाकों में क्षेत्रों में होता था। इससे जो कपड़ा रंगा जाता था बहुत ही फीका होता था, कोई चमक नहीं होता था। लेकिन फिर भी यूरोप के जो कारीगर थे, जो कपड़ा उत्पादक थे, वो क्या करते थे कि उन्हें नील ही पसंद था, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा कलर देता था, चमकदार होता था बहुत ज़्यादा ये। लेकिन बोर्ड के जो उत्पादक थे अब उनमें प्रतिस्पर्धा की भाव हो गई। अब वो क्या कहने लगे कि भारत से जो नील आ रहा है उस पर पाबंदी लगा दिया जाए। लेकिन जब कोई भी चीज़ अच्छी होती है तो चाहे जितनी भी महंगी हो लोग उसे ही पसंद करते हैं। नील के साथ भी यही बात था। बोर्ड उत्पादक जो थे वो चाहते थे कि भारत से अगर नील नहीं आएगा तो हमारा बोर्ड ही इस्तेमाल किया जाएगा, बोर्ड का ही मांग रहेगा। लेकिन फिर भी जो नील यूज कर चुके हैं, जो इस्तेमाल कर चुके हैं, वो तो बोर्ड को पसंद नहीं करते थे। अब वो क्या किए, नील को पसंद करने वाले यानी नील का उपयोग करने वाले कहते हैं कि भारत से जो नील जो आता था उस पर जो पाबंदी लगा हुआ था उसे हटा दिया जाए। 18वीं सदी के आखिर तक क्या हुआ, भारतीय नील की जो मांग थी वो बहुत ज़्यादा हो गया। भारतीय नील का मांग बहुत ज़्यादा हो गया। कब हो गया, तो 18वीं सदी में। लेकिन ब्रिटेन में जो औद्योगिकरण की जो शुरुआत हुई थी उससे क्या हुआ कि कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेज़ी से बढ़ने लगी। जब ज़्यादा होगा उत्पादन तो मांग भी बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन नील की जो मांग थी बढ़ती ही चली जा रही थी। और उसी समय क्या हुआ कि वेस्ट इंडीज और अमेरिका से जो नील आती थी किसी कारणों से बंद हो गया। जब बंद हो गया तो 1783 से 1789 ईस्वी के बीच क्या हुआ, दुनिया का जो नील था उत्पादन वो आधा रह गया। अब ब्रिटेन के जो अंग्रेज थे अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैन हो गए कि अब कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे इसकी पूर्ति किया जा सके। अब है बागान। तो बागान क्या है, एक विशाल खेत जिस पर बागान मालिक अपने बहुत सारे लोगों से जबरन काम करवाते थे। तो ये कौन सा काम करवाते थे, कौन सी खेती करवाते थे, कॉफ़ी, गन्ना, तंबाकू, चाय और कपास की खेती करवाते थे। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर लंबा है, इसलिए आज का वीडियो यहीं तक। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।